ठीक है, चैप्टर करने जा रहे हैं वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर 5, हेडिंग डालिए। चैप्टर 5 है वर्क एनर्जी पावर। इसमें कुछ टॉपिक्स है जैसे कि व्हाट इज वर्क और उसके टाइप, वर्क एंड इट्स टाइप्स, फिर वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, और है एनर्जी एंड इट्स टाइप्स, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारा कुछ टाइप्स में आ जाएगा। फिर आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक है जी, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट आएगा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, वर्क एनर्जी हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, या टोटल एनर्जी। के बाद आएगा पावर, और लास्ट टॉपिक है कोलिजन। तो बेसिकली ये 8 चैप्टर है, 8 टॉपिक है इसके अंदर। ठीक है, जिसमें है सबसे पहला वर्क, हेडिंग डालो वर्क। ठीक है जी, फर्स्ट हेडिंग है वर्क। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट is called वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ डॉट एस, डॉट प्रोडक्ट को खोलेंगे तो एफ एस कॉस थीटा लिख सकते हैं।
अभी आगे जाके प्रूफ करूंगा। वर्क का फॉर्मूला इंटीग्रेशन एफ डी एक्स भी हो सकता है। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट एस ले रहा हूँ तो डी एस हो सकता है, लिमिट S1 से लेके S2 तक। या एक और फार्मूला होता है एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। यहाँ पे जो F है वो फोर्स है, S डिस्प्लेसमेंट है, एरिया अंडर एफ एस ग्राफ। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। वर्क की डायमेंशन ml² T-2, SI यूनिट जूल। SI यूनिट होती है जूल, या एक और लिख सकते हैं न्यूटन मीटर। क्योंकि ये वर्क जो है इस एंगल पे डिपेंड करता है, कॉस थीटा पे, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और ज़ीरो भी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो। अब आता है टाइप्स ऑफ वर्क डन। टाइप्स ऑफ वर्क। सबसे पहला है पॉजिटिव वर्क। अगर कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वर्क डन भी पॉजिटिव होएगा। व्हेन एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर, एस इज डिस्प्लेसमेंट, इज acute angle is less than 90 डिग्री, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो वर्क डन का फॉर्मूला आएगा एफ एस कॉस थीटा। कॉस लेस देन 90 पे पॉजिटिव होता है, तो यह आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब किसी ब्लॉक को हम ऐसे फोर्स लगा रहे होंगे, ये फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, जो थीटा है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रही होगी, तो जो थीटा है वो 90 से छोटा है, तो वर्क डन क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, क्योंकि कॉस 90 से छोट वैल्यू कॉस की क्या होती है? पॉजिटिव होती है। दूसरा आता है नेगेटिव वर्क डन। जब एंगल 90 से बड़ा होएगा, व्हेन एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज एंगल कौन से होते हैं? ग्रेटर देन 90, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। एफ एस कॉस थीटा, सॉरी नेगेटिव आएगी। ऐसी सिचुएशन कब होगी? जब मान लो इस ब्लॉक को हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं जो 90 से ज़्यादा है, लेकिन ब्लॉक जो है वो इस तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हुई है इस तरफ, तो ये एंगल 90 से बड़ा है। यहाँ पे थीटा लेस देन 90 था, यहाँ पे थीटा ग्रेटर देन 90। ऐसे केस में वर्क डन नेगेटिव आएगा। और लास्ट केस है जिसमें वर्क डन जीरो आ सकता है। थर्ड टाइप होता है जीरो वर्क डन। जब एंगल 90 होएगा, व्हेन
थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। या हम ऐसे लिख सकते हैं व्हेन एंगल बिटवीन एफ वेक्टर एंड एस वेक्टर इज 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, एफ एस कॉस थीटा 0 आ जाएगा। ये सिचुएशन कब होएगी? मान लो एक ब्लॉक ऐसे है और आप उस पर फोर्स ऐसे लगा रहे हो, लेकिन और ब्लॉक को इधर को मूव कर रहे हो, ऐसे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है तो वर्क डन 0 होएगा। ठीक, क्लियर है? कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, छोटी सी डेरिवेशन टाइप की है। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो कैसा वर्क डन हो? तो लेट अस कंसीडर द ग्राफ बिटवीन एफ एंड एक्स। एक्स इज डिस्प्लेसमेंट, तो कांस्टेंट फोर्स है तो ऐसे होएगा, सीधी लाइन होएगी। स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? कांस्टेंट फोर्स। तो लेट अस कंसीडर a constant force acting on a body, acting on a body, a block of mass m। तो उसका मास हमने मान लिया m में। ठीक, फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, कहाँ से कहाँ तक डिस्प्लेसमेंट किया इस फोर्स ने इस ब्लॉक को? इसको x1 मान लिया, इसको x2 मान लिया। फ्रॉम x1 टू x2। ठीक, ये मान लिया हमने कि इसने यहां तक डिस्प्लेस किया। अब ऐसे में आपको एक छोटी सी यहाँ पे स्ट्रिप लेट करनी पड़ती है। मान लो यहाँ से और यहाँ जाने का जो वर्क डन है वो स्मॉल वर्क डन है। कैसे? ये हमने छोटी सी स्ट्रिप लेट कर ली, स्ट्रिप का नाम दे दिया पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट उसको दे दिया नाम डी एक्स। तो लेट अस कंसिडर a small strip PQRS where PQ जो है वो F के इक्वल है, फोर्स होएगा ये, और जो SR है या RS है वो DX के इक्वल है। विड्थ क्या मान ली मैंने? DX, और लेंथ तो F ही है जितना फोर्स लग रहा है। अब यहां से यहां जाने में फोर्स लग रहा है F और विड्थ लग रही है ये, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? F डॉट एस, यहाँ पे होएगा F डॉट डी एक्स। लेट अस कंसिडर स्मॉल स्ट्रिप दिस, सो वर्क डन to move small distance, small distance कितना, small displacement कितना? dx, small displacement dx,
डी डब्ल्यू का फॉर्मूला होना चाहिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। अब हमने देखा फोर्स की जगह हमने डाला पी क्यू और डिस्प्लेसमेंट की जगह डी एक्स की जगह डाला आर एस या एस आर, और चेक किया तो ये लेंथ है और ये विड्थ है, और लेंथ इंटू विड्थ क्या होता है, एरिया। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया कि वर्क डन जो है वो एरिया के इक्वल आने वाला है, एरिया ऑफ स्ट्रिप। वर्क का फॉर्मूला लगाया जो कि एरिया के इक्वल आया, पी क्यू क्या है, लेंथ, और एस आर क्या है, विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ क्या होएगा, एरिया। ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है एक छोटी सी। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क, क्या हमें इतना पता ये ऐसी ऐसी स्ट्रिप से ही बना होगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, x1 से x2। अगर ऐसी ऐसी में बहुत सारी स्ट्रिप लगा दूं तो क्या उन सभी स्ट्रिप्स का एरिया का सम क्या आएगा, टोटल वर्क डन। जब एक छोटी स्ट्रिप का वर्क डन क्या है, छोटा वर्क डन है डी डब्ल्यू, तो ऐसी ऐसी स्ट्रिप्स का सम, अरे ये पूरा x1 से x2 तक ऐसी ऐसी स्ट्रिप से मिलके बना होगा ना, ठीक है ना। जब मेरे को स्मॉल स्ट्रिप का वर्क डन पता है तो सबको सम कर दो, सब कितने जितने भी होंगे x1 और x2 के बीच में, उन सब का सम क्या आएगा, टोटल वर्क डन होएगा। तो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन कैसे निकलेगा, W इक्वल टू सम एरिया, क्या बोलूंगा उसको मैं, एरिया अंडर कौन सा ग्राफ है, एफ एक्स ग्राफ। पूरा एरिया निकाल लो। जब स्मॉल वर्क डन एक स्ट्रिप के एरिया के इक्वल है तो टोटल वर्क डन पूरी स्ट्रिप के वर्क डन के इक्वल। पूरी कौन सी स्ट्रिप, ये पूरी स्ट्रिप, कौन सी पूरी स्ट्रिप, ये पूरी स्ट्रिप, कहां से कहां तक, ये पूरा। इसको अगर हम हाईलाइट करके देखें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये पूरा, ये पूरी स्ट्रिप, ये वाली, ये वाली, ये पूरा रेक्टेंगल ही तो बन रहा है। जब स्मॉल वाले का एरिया प्रूफ कर दिया कि जो स्मॉल वाले का वर्क डन है वो एरिया के इक्वल है, तो बड़े वाले का भी तो बड़े के एरिया के इक्वल होएगा। इसीलिए हम उसको क्या लिख रहे हैं, एरिया अंडर, किसके अंडर का ग्राफ है ये, एफ एक्स, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ। तो वर्क डन इक्वल टू होता है एरिया। दिस इज द फाइनल आंसर। तो जब भी आपको ऐसा वर्क डन होएगा तो आपको आंसर आएगा। चलिए जी, नेक्स्ट है ए वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। तो फिर से हम ग्राफ कंसिडर करते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, और जो ग्राफ है वो एक फोर्स का, जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो एक वेरिएबल फोर्स है, वेरी कर रहा है, बढ़ रहा है, जर्नली इंक्रीज ही हो रहा है, समझो वेरिएबल फोर्स है। तो जहाँ से इंक्रीज हुआ है उस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया x1, जहाँ पे फोर्स अप्लाई हुआ, और जहाँ पे ख़त्म हुआ उस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने x2। फोर्स कितना है, F मान लिया, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। छोटी सी स्ट्रिप लेट की जैसे वहाँ पे की थी, वेरिएबल फोर्स कांस्टेंट फोर्स से स्ट्रिप का एरिया निकालेंगे, फिर से P Q R और S, और ये छोटी सी डिस्प्लेसमेंट लेट कर ली dx, और ये वो छोटी सी स्ट्रिप है। Let us consider a variable force F variable force F
acting on a body for displacement x1 to x2, for displacement x1 to x2, x1 से x2 तक डिस्प्लेसमेंट करने के लिए फोर्स लगा है F। फिर से हम कंसिडर करेंगे, लेट अस कंसिडर अ स्मॉल स्ट्रिप PQRS where F हम यहाँ पे जर्नली लेट करते हैं, जहाँ पे स्टार्ट होते हैं वहाँ पे नहीं, कहाँ पे लेट करेंगे, जहाँ पे आपने स्ट्रिप को लेट किया, वेयर PQF के इक्वल है और नीचे RS किसके इक्वल है, DX के। सो हमें पता है कि इसका एरिया निकालेंगे तो वर्क डन आएगा। तो लेट DW बी स्मॉल वर्क डन टू डिस्प्लेस थ्रू DX। तो DW का फॉर्मूला होएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हमें पता है टोटल वर्क डन निकालना है, तो अब तो ये कोई एरिया नहीं है, स्ट्रिप का तो एरिया है, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे ये शेप ही कुछ अलग है, मतलब वेरिएबल फोर्स है, तो कोई शेप नहीं बनती है। तो आपको टोटल वर्क डन के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। टोटल वर्क डन, इंटीग्रेशन का मतलब भी क्या होता है, सम ही होता है। टोटल वर्क डन W इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन मतलब दोनों तरफ का सम करो, सम मतलब इंटीग्रेशन F डॉट DX। तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला आ गया। लिमिट क्या लेंगे, जहाँ से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, और अपर लिमिट होगी जहाँ से ग्राफ खत्म हो रहा है। सो W इक्वल टू आ गया फाइनल फॉर्मूला इंटीग्रेशन x1 से x2 F डॉट DX।